हेलो फ्यूचर डॉक्टर, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करें बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज नंबर 18, तारीख है 20 अक्टूबर। उसका पेपर का जो सोल्यूशन है वो आपका रिकॉर्डेड सेशन लेके आए हैं आपके सामने। बच्चों, हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। प्यारे बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आज अगर कोई भी बच्चा हो, जैसे 11th में हो, 12th में हो, फ्रेशर हो, रिपीटर हो, रैंकर बैच हो, 1-2 साल तैयारी कर लिए हों, सबको शुरू से ही फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना चाहिए। बहुत बोल्ड बात बोल रहा हूँ। हो सकता है एक बच्चा कहेगा सर हमने दिया 50 नंबर आया, 100 नंबर आया। कोई बात नहीं बेटा, आपने जितनी भी तैयारी की, अगर नंबर आपको लगता है 50 लाने की हिम्मत है और 100 आ जाएगा तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इतनी कम तैयारी में भी मैंने नंबर ज्यादा लेके आए। धीरे 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 आप इंप्रूव करते जाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी, एरर कम होगा और रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आने लगेंगे। दूसरी बात, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद, टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस जरूर करिए, पॉइंट बनाइए, एक रजिस्टर ले लीजिए, जो जो टॉपिक आपका नहीं आया है, जो भी नए नए पॉइंट उसको बनाते जाइए और उसी को पढ़ते भी जाइएगा। डेली 1 घंटा लगेगा। ये अगर आप शुरू से करते हो ना, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से बेटा आपका जो नीट का एग्जाम है वो भी फुल होता है, कंप्लीट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे आते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। डर लगा रहता है, मन में रहता है कि यार अभी सिलेबस तैयार नहीं है तो चलो चैप्टर वाइज कर लें, ये कर लें, लेकिन FLT हर बच्चे को देना चाहिए, हर बच्चे को। एरर बुक बनाएं, धीरे 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 देखिएगा, उसको अंदर से ही लगेगा कि ये बात सही है। आपको आजमाना है तो 1-2 पेपर का आप प्रिंट लेके उसको घर में सॉल्व करके देखिए, तो अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को बताना है बेटा। क्लोरोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बेटा प्लास्टिड जो कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल में आता है, इसके 3 टाइप होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसका एक नाम होता है ग्रीन प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट जिसका एक नाम होता है कलर्ड प्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा कलरलेस प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, एक कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट बेटा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करेगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का, और इलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल का। क्रोमोप्लास्ट भी टाइप ऑफ प्लास्टिड है, कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट सही है। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, तो बेटा टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, और वैक्यूल का पाया जाना फीचर होता है प्लांट सेल का, 90% एरिया ऑक्युपाई करता है, नाम होता है सैप वैक्यूल। और बेटा इसके अंदर चीजें ठूस ठूस के भरी जाती है, मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भरी जाती हैं, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो 3 बातें सही हैं, 1 बातें गलत हैं, आंसर हो जाएगा बेटा ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, सेलेक्ट द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों पड़ा, तो इसको बोलते हैं बेटा CnH2O का होल एन। तो कहते थे कार्बन के हाइड्रेट हैं। जैसे अगर इसको मैं गड़ा n = 6 मान लूं, तो यहाँ पे क्या आएगा C6, 6 अगर ये हो गया तो 6 दूनी 12, H12O6, ये हो जाता है ग्लूकोज। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स। आगे देखिए जरा कि ये जो कार्बन के हाइड्रेट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। बाद में इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया, साइंटिफिक नेम दिया गया पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों बोलते हैं,
तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH होना चाहिए, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होना, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये बेटा 3 कार्बन का है, तो कहते हैं सबसे सिंपलेस्ट शुगर जो होती है 3 कार्बन की होती है, ट्रायोज नाम से जाना जाता है। क्योंकि भाई एक OH से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 कार्बन पे OH लगाओगे तो एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। या आपने पढ़ा होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, तो यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी मतलब CH2OH, CO, CH2OH। ये भी क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, एक कीटोन वाला है और ये एल्डिहाइड वाला। तो सबसे सिंपल 3 कार्बन का होगा, फिर 4 कार्बन का, फिर 5, फिर 6। यानी आज के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट पहचानना हो तो बस क्या देखेंगे, एक से ज्यादा OH हो और फंक्शनल ग्रुप में या एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। सिंगल होगा तो मोनोसेक्राइड बोलते हैं, क्योंकि ये आपका स्वीट इन टेस्ट होता है, और इसके जब बॉन्डिंग हो जाएगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए तो उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। तो उम्मीद करते हैं फ्यूचर में आप कार्बोहाइड्रेट पहचानना सीख जाएंगे। तो राइबोज। अच्छा एक और चीज है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 2 सफिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ओज या उलोज। ओज मतलब ये एल्डिहाइड वाला है, एक्सेप्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोनिक होता है लेकिन ओज आता है, और उलोज वाला मतलब कीटोन शुगर है। तो राइबोज ओज आता है, ग्लूकोज ओज आता है। इन्युलिन बेटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा। स्टार्च बेटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट होगा। ट्रिप्सिन और कोलेजन किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, प्रोटीन। तो ABCD आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज के बाद आप कार्बोहाइड्रेट पहचानना सीख गए होंगे। प्रोटीन कैसे पहचानेंगे, तो अमीनो एसिड्स के जरिए, एक NH2 ग्रुप होगा और एक COH जो एक ही अल्फा कार्बन पे लगे होंगे, और एक वेरिएबल ग्रुप होगा R। ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कोलेजन। तो बेटा कोलेजन अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड बॉन्ड से जुड़ते हैं जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। इल्यूमिन बेटा कार्बोहाइड्रेट है, वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और यही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि इन्युलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, और पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो 103 का आंसर हो जाएगा दूसरा। स्टार्च ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सही है। ट्राईग्लिसराइड, तभी आपको बताया था कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड। तो बेटा ये कैसे बनते हैं, फैटी एसिड में जब आप, या ग्लिसरॉल में जब आप जोड़ते हो फैटी एसिड, तो ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी 3 कार्बन पे 3 OH जुड़े हैं। OH से जब आपका RCOH, ये जो फैटी एसिड है, रिएक्शन करेगा तो इनके बीच में बॉन्ड आएगा एस्टर बॉन्ड, और बेटा इसलिए कहते हैं एस्टर बॉन्ड। बाकी 2 बॉन्ड और बचे हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड में तो जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जब 5वें कार्बन के शुगर से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप तो बनता है फास्फो एस्टर बॉन्ड, और जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो उनके बीच में आता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, गैलेक्सीज कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो कहते हैं गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स, और इन गैलेक्सीज के अंदर बेटा सोलर सिस्टम होते हैं, स्टार, क्लाउड और डस्ट, गैसियस। ये हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें आपके स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, क्लाउड ऑफ गैस हैं और डस्ट हैं, तो बिल्कुल सही है। लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो कहते हैं बेटा लुइस पास्चर ने बताया कि इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार नेक में स्टरलाइज एयर रखा, बाहर से कोई माइक्रोब जब नया गया तो अंदर जो सूप था ईस्ट का, और या कहते हैं अंदर माइक्रोब्स का कल्चर होना था, उस सूप में आपका बेटा कोई माइक्रोब्स नहीं आया, लेकिन जब उसको स्वान नेक को तोड़ दिया तो उसमें देखा कि बेटा आपके माइक्रोब्स आ गए,
और उसमें बेटा आपके फंक्शन हो गया फ्लाइज वगैरह के जरिए, तो कहा गया कि यहाँ पे जो लाइफ आई है वो पहले से किसी ने वहाँ पर अपना लार्वा बच्चा छोड़ के गया है, वहाँ से आई है। जैसे मैं भी बड़ा आश्चर्य करता था कि मान लीजिए पहले पुराने ज़माने में लोगों को घाव हो जाता था और घाव के बाद कुछ समय बाद वहाँ पे कीड़े पड़ जाते थे, तो मैं सोचता था यार ये कीड़े लग रहा है इस घाव के सड़ने के कारण बन रहे हैं, यही तो फीलिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि आपको वहाँ पे मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाती हैं, तो मक्खियाँ अपने लार्वा बच्चों को वहाँ पे छोड़ जाती हैं, उन्हीं का बच्चा है। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा फोर्थ, 104 का फोर्थ। ट्रिपल जी कोडान कोड विच अमीनो एसिड, तो बेटा ट्रिपल जीन बेटा करता है ग्लाइसिन को, ये याद कर लीजिएगा। अब बेटा कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए जीयूजी ये तो होता है वैलिन, याद करिए ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है वैलिन में, तो ये क्या हो जाएगा जीएजी। अब इसके बाद बेटा आपका जो कोडान होता है 64 कोडान होता है, जिसमें से 61 कोडान कोड करते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस को। यहाँ पे आपको ऐसे 64 हर एक में 4 तो 16 खाने बनाने पड़ेंगे। UCAG UCAG, पहला हर कोडान का जो पहला लेटर होगा ये यहां से लिया जाएगा, यहाँ पे U U U U, C C C C, A A A A, G G G G, क्लियर हो गया। अब जो सेकंड लेटर है यहाँ से वाला सेकंड वाला है, तो यहाँ पे सारे में U आ जाएगा, तो U 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 U, इतना याद हो गया। अब भाई 4 है तो फिर अब तीसरा लेटर आएगा UCAG 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 UCAG। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ का लिखना है चारों कोडान कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे ए है तो पहला लेटर क्या आएगा ए, 4 लिखना होगा। सेकंड लेटर में क्या आएगा ए, अब क्या आ जाएगा UCAG। तो पहले आप हर खाने में कौन सा कोडान आएगा इसको याद करेंगे, पहले प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको हर एक चीज में क्या कोडान के नाम भरना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे फिनाइल एलानिन, उसके बाद आइसोल्यूसिन, फिर ल्यूसिन, फिर मिथियोनिन, फिर वैलिन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कोडान याद करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने कोडान याद करने की ट्रिक बताई है, फिर अगली बार मैं आपको हर एक में नाम लिख के समझाऊंगा। तो ये तो बड़ा डिस्कशन है, इसलिए यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बता सकते। तो कैसे कोडान याद करना है, पहले आप किस खाने में कौन सा कोडान आ रहा है उसको याद करिए, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मोस्ट एडवांस्ड स्पोरोफाइट प्रेजेंट, तो याद करिएगा बेटा स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड बॉडी, और जितना एडवांस बॉडी होगी उसमें डिप्लॉयड होगा, क्योंकि वहां पे म्यूटेशन का प्रभाव जल्दी दिखेगा नहीं। तो एल्गी हेप्लॉयड, ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी हेप्लॉयड, और जब आप टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो की बात करते हैं तो वहां पे रूट स्टेम लीफ है यानी डिप्लॉयड बॉडी मेन। लेकिन टेरिडो में अभी इनिशियल था तो उतना वेल डेवलप्ड नहीं रहेगा, फिर जिम्नो में और डेवलप्ड हो जाएगा, एंजियो में सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। हेप्लॉयड बॉडी जो गैमेटोफिटिक है, जैसे आपका मुनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, ये तीनों किंगडम हेप्लॉयड वाले हैं, इसीलिए इनको दिक्कत ज़्यादा हुआ, बहुत जल्दी बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम का सेट होता है, इन्वायरमेंट के कोई भी म्यूटेशन तुरंत इनमें दिख जाता है। प्लांट के शुरू वाले ग्रुप एल्गी ब्रायो तक हेप्लॉयड रहा, टेरिडो में भी हेप्लॉयड बॉडी रही, लेकिन मेन बॉडी कैसी होगी डिप्लॉयड, हेप्लॉयड गैमेटोफाइट है। जिम्नो में भी बॉडी कैसी रही डिप्लॉयड, लेकिन हेप्लॉयड गैमेटोफाइट है, रिड्यूस होता जा रहा है। एंजियो की बॉडी भी डिप्लॉयड है, लेकिन गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन एम्ब्रायो से कम सेल के, लेकिन है। अब आया एनिमेलिया ग्रुप, एनिमेलिया ग्रुप समझ गया कि डिप्लॉयड बॉडी मेन होती है, तो उसने हेप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है गैमीट, और वो गैमीट तुरंत फर्टिलाइज करके क्या हो जाएगा डिप्लॉयड हो जाएगा। तो एनिमेलिया ग्रुप में म्यूटेशन होने की चांसेस कम रहे, बहुत कम, धीरे धीरे म्यूटेशन होता है, ठीक है।
तो क्या लिखा है मोस्ट एडवांस, तो ये हो जाएगा बेटा एनजीओ। एनजीओ का एग्जाम्पल होता है स्पायरोगारा, स्फैग्नम, साल्विनिया, पाइनस। तो एनजीओ नहीं है तो क्या हो जाएगा जिम्नो। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, मैं पूरा लिख देता हूँ, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये प्लांटी ग्रुप रहा और ये एनिमेलिया ग्रुप रहा। विटेकर को हम नहीं भूल सकते भाई, विटेकर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोनरा हैप्लॉइड बॉडी होती है, प्रोटिस्टा हैप्लॉइड बॉडी, फंजाई की बॉडी हैप्लॉइड, एल्गी हैप्लॉन्टिक यानी गैमेटोफिटिक, ब्रायोफाइटा भी हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफिटिक, लेकिन अब डिप्लॉइड बनने लगे हैं स्पोरोफाइट। टेरिडो में मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है लेकिन गैमेटोफाइट है अभी। जिम्नो में भी मेन बॉडी स्पोरोफिटिक होती है लेकिन अभी गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जा रहा है। एनिमेलिया में मेन बॉडी 2n है और गैमेटोफाइट नहीं रहा, अब यहाँ पे गैमीट ही हैप्लॉइड होता है, बाकी सारी संरचना क्या होती है डिप्लॉइड। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इनमें हैप्लॉइड ज्यादा होगा डिप्लॉइड कम, आगे डिप्लॉइड ज्यादा होगा हैप्लॉइड ना के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पायरोगारा बेटा आपका एल्गी है, स्फैग्नम मॉस है, साल्विनिया टेरिडोफाइटा है, तो जिम्नो सबसे ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो हमने पूरा विटेकर का आपका हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम दे दिया। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी का जो लेंथ होता है वो होता है बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 से 7 और थिकनेस होती है 2 से 3 और वेट होता है 120 से 170 ग्राम। अब देखिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं निहायत ही इजी है। ऐसा क्यों भाई, वेट का जो यूनिट होती है वो ग्राम केजी यही सब तो होता है, तो यहाँ 100% ये क्या होगा वेट ही होगा। तो डी की मैचिंग किससे 4 और एक ही ऑप्शन में D4 है, तो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला हो जाएगा आपका। तो 107 का आंसर हो जाएगा सेकंड, लेकिन आपको डेटा याद होना चाहिए। आगे चल के आप पढ़ोगे 10 से 12 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है बेटा फैलोपियन ट्यूब की भी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कॉकरोच ऑमनिवोर्स, क्रो ऑमनिवोर्स, ह्यूमन ऑमनिवोर्स, क्रो ओनली हर्बीवोर्स। तो कॉकरोच ऑमनिवोर मतलब सर्वाहारी है और रियल में सर्वाहारी है। हम लोग भी कहते हैं हम लोग हर्बीवोर कार्निवोर दोनों कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग रियल के सर्वाहारी नहीं है। सर्वाहारी मतलब सब खा जाओ, लकड़ी पतरी सब खा जाओ। क्रो ये भी सब खा लेता है। ह्यूमंस ऑमनिवोर है लेकिन ट्रू ऑमनिवोर में ये दोनों भाई साहब हैं। क्रो ओनली हर्बीवोर गलत हो जाएगा। तो ए बी सी यानी 3 मैचिंग क्या हो गई सही, 108 का 1। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स द identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA variable number of tandem repeat। कहते हैं बेटा अगर हम पूरी मैचिंग कराएंगे तो बड़ा महंगा हो जाएगा और बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग पूरी मैच, जैसे अगर मेरा मैच करना हो किसी और से तो पूरी बॉडी की स्कैनिंग करने की जगह हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे और उसके में क्या होगा अलग उसको देख लेंगे। तो कहते हैं हर इंसान का जो डीएनए होता है उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, जिसको बोलते हैं ये VNTR। तो उसको देख लेंगे और वहीं से पता कर लेंगे। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, AT रिच है कि GC रिच, कितना बड़ा सेगमेंट है, कितनी बार रिपीट हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, यानी पहचान दे रहा है, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट। और बार बार रिपीट करता है इसलिए बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। दोनों बातें हो गई सही, 109 का हो जाएगा 4th। मॉर्गन कैरिड आउट बाय सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन डायस्ट्रोफिला स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड यानी एक्स लिंक्ड। मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा था ड्रासोफिला का, फीमेल थी येलो बॉडीड व्हाइट आइड और मेल था ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड। 2 जीन जब एक ही क्रोमोजोम पे होते हैं तो अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी जा सकते हैं। एक साथ जाने की टेंडेंसी को बोलते हैं लिंकेज और अलग होने को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर टर्म मॉर्गन साहब ने बताया था। मॉर्गन ऑब्जर्व दैट द 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दोनों जीन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं हुए
और एप्टिव रेशियो जो मेंडल साहब का आया था वो था 9331, उससे डेविएट कर गया, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। यानी इसका मतलब मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनमें जब 2 जीन लिया था तो 2 जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे था, तो अलग अलग क्रोमोजोम होने के कारण दोनों में अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी आसानी से देखी जा सकती है। तो 110 का आंसर हो जाएगा 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? न्यूट्रोफिल सेक्रेट हेपेरिन, नहीं भाई ये बेसोफिल और मास्ट सेल से निकलता है। बेसोफिल बेटा आपका क्या है, WBC का टाइप है, और मास्ट सेल पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। बेसोफिल सेक्रेट वैसोडायलेटर केमिकल सेरोटोनिन, बेसोफिल से बेटा हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन निकलता है, लेकिन वैसोडायलेटर क्या होता है, हिस्टामिन। ये भी गलत हो गया। और जब बेटा 2 चीजें गलत हो गई तो 100% आंसर क्या होना चाहिए, 4th यानी आल। इयोसिनोफिल पाया जाता है बेटा 2 से 3% अब टोटल WBC। 6 से 8% होता है मोनोसाइट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्सिन। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स। देखिए ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और इथाइलिन इनिशिएट करता है। जबकि अगर हम बात करें रूट वाला सिस्टम, तो रूट इनिशिएट कराने के लिए ऑक्सिन है और रूट की ग्रोथ हेयर बनवाने वाला इथाइलिन है। इथाइलिन और ऑक्सिन का 2 काम जस्ट अपोजिट दिखता है 2 चीजों में, एक याद कर लो, अपने आप रूट वाला चिपका लेना। ऑक्सिन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, और 2 बात सही हो गई तो आंसर 4th सही होना चाहिए। ऑक्सिन में आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर बायो रिएक्टर। तो बायो मतलब लिविंग रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्टर मतलब रिएक्शन हो रही होगी। लार्ज वेसल होते हैं, वॉल्यूम होता है 100 to 1000 लीटर। द वॉल्यूम्स ऑफ बायो रिएक्टर इज 100 to 1000 लीटर, यानी ए आना चाहिए, तो एक ऑप्शन तो चला गया। अब देखते हैं, द बायो रिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन। तो भैया ऑप्टिमम कंडीशन देगी जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो सके, जैसे कि ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सही है। कॉमनली यूज जो होता है स्टीयर टाइप होता है, एक सिंपल स्टीयर होता है और एक स्पार्ज होता है। स्टीयर मतलब आपका घुमाते रहेंगे जिससे पूरे मिक्सचर इवन हो जाए, सब ऊपर से लेकर नीचे तक ऑक्सीजन हर चीज मिलता रहे। द बायो रिएक्टर हैज एन फोम कंट्रोल सिस्टम। जब किसी चीज को आप घुमाएंगे तो उसमें क्या बनेंगे, बुलबुले उठेंगे, उस बुलबुले यानी फोम को ब्रेक करने के लिए होगा, पीएच कंट्रोल करने वाला होगा, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला होगा, यानी सारी बातें सही हैं। आंसर हो जाएगा 1st। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फेशियल मसल और अंडर मेडुलरी कंट्रोल। देखिए बेटा मेडुला ऑब्लोगांटा इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस को देखता है, और फेशियल मसल अभी मैं बात कर रहा हूं तो भाई इन मेरे मन में थिंकिंग है, सोचूंगा तब बोलूंगा, यानी फेशियल मसल कैसा होगा बेटा आपका, सेरिब्रम के कंट्रोल में होगा, यानी थिंकिंग इन्वॉल्व है। तो पहला गलत हो गया और गलत पूछा ही है, तो 2 ऑप्शन गया, यानी ए हो सकता है या 3rd हो सकता है, ए बी, तो डी पढ़ लेते हैं। मसल बंडल इज कॉल्ड सार्कोमियर, भाई मसल बंडल को हम लोग बोलते हैं फैसिकल, तो डी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 3rd। सार्कोमियर 2 जेड लाइन, वो भी सक्सेसिव जेड लाइन, एक जेड लाइन के बाद तुरंत आगे वाली जेड लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस कहलाता है सार्कोमियर। मसल कॉन्ट्रेक्शन की यूनिट कहलाती है I/2, ए और I/2 आता है। इंटेस्टाइन बेटा इनवॉलंटरी होगी, क्योंकि भाई इंटेस्टाइन को आप अभी मैं चाहूं तो मरोड़ करा दूं, प्रेस्टल्सिस करा दूं, तो नहीं हो सकता। मेडुलरी मत, ये आपका सही हो गया, तो सी हट जाएगा, बाकी 3 चीजें गलत हो जाएंगी। ये बेटा डेटा दिया गया है आपका स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये बेटा आपका वर्टिब्रेटा ग्रुप का है, और वर्टिब्रेटा ग्रुप में सबसे पहले कौन सा ग्रुप होगा, फिशेस, उसके बाद कौन आएगा, एम्फीबिया, उसके बाद क्या आएगा, रेप्टिलिया, उसके बाद आएगा एवीज, उसके बाद आएगा मैमेलिया।
तो इवोल्यूशन का सीक्वेंस याद, पहले मछलियां आई, फिर एम्फीबिया आया, फिर रेप्टाइल, फिर उससे आया बर्ड और मैमल। तो ए हो गया फिशेस, बी हो गया, क्या पूछा, ई क्या हो जाएगा, मैमल्स। तो बेटा ये याद करने का टेक्निक है आपका, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। तो आंसर हो जाएगा 115 का सेकेंड। हाउ मैनी मैचिंग्स आर करेक्ट पॉलीमरेज एंजाइम की टूल्स। तो पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं बेटा आपका डीएनए पॉलीमरेज जैसे, तो रेप्लिकेशन में। टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें बेटा, आपका पीसीआर में। इथिडियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो कहते हैं जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का सीक्वेंस, मतलब डीएनए का प्रोग्रेशन देखते हैं कि भैया स्मॉलर और जैसे एनोड की तरफ भाग रहा है कि नहीं, यानी अगर एनोड की तरफ भाग रहा होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई टुकड़ा है, और टुकड़ा होने का मतलब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ने काम किया है। तो इथिडियम ब्रोमाइड से जब रंगते हैं तो कलर भी पूछा जाता है, और किस लाइट में देखते हैं ये भी पूछा जाता है। तो यूवी लाइट में देखते हैं और ऑरेंज कलर के बैंड आते हैं। हिंद 2 एंड यूको R1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है बेटा, ये तो गया। क्लाव 1 एंड हिंद 2 PBr 322 में पाया जाएगा कि नहीं, तो PBr 322 देख लीजिएगा, वहां पे क्लाव 1 भी होगा, हिंद 2 भी होगा, यूको R1 भी होगा, साल 1 होगा, बैमच 1 होगा, PST 1 होगा, PVU 1 होगा और PVU 2 भी होगा। तो 1 हो जाएगा, यानी आपका 3 बातें सही और 1 बातें गलत। आंसर हो जाएगा 116 का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच 3,50,000 टाइम्स। तो कहते हैं वाटरमेलन का सेल का जो साइज है इनिशियल से कितने गुना बढ़ सकता है, 3.5 लाख, यानी ये इंक्रीज इन साइज हुआ। ग्रोथ या वॉल्यूम, इन ग्रोथ इन लेंथ, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ होती है। और डॉर्सी वेंट्रल लीफ का एरिया बढ़ना, यानी सारी बातें सही हैं। तो 117 का हो जाएगा 4। मेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम 17,500 से ज्यादा सेल्स बना लेती है पर आर। बेटा ये डेटा होता है आपका किसका, इंक्रीज इन नंबर। सेलेक्ट द बैरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो बैरियर मेथड मतलब कि मेल और फीमेल को बैरियर दे देना, फिजिकल बैरियर। तो सर फिजिकल बैरियर में आपका मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए। कॉन्डोम्स आपके मेल के भी आते हैं, फीमेल के भी आते हैं, प्लस फीमेल के सर्विक्स या वेजाइना को कवर करने के लिए सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम भी यूज होते हैं। तो कॉन्डोम्स, डायफ्राम, वॉल्ट्स, ये बेटा LNG-20 और मल्टीलोड 370 ये आईओडीज हैं, ये बैरियर मेथड नहीं होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ABC थर्ड। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोहेजन, को मतलब साथ, यानी एक जैसे। तो कहते जब एक जैसे चीजें आपस में जुड़ती तो उसको बोलते हैं कोहेजन, और दो अलग चीज जुड़ती तो उसको बोलते हैं एडिशन। तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। वाटर का मॉलिक्यूल जिस पानी की पाइपलाइन से जा रहा है, कैपिलरी वाल से जा रहा है, उसके बीच का अट्रैक्शन कहलाएगा एडहेसिव। तो मोनोडेल्फस, सिंजीनेसियस, सिनकार्पस। तो यानी कोहेजन मतलब एक जैसे। तो जैसे स्टेमन किससे जुड़ा बेटा, स्टेमन से। तो सर स्टेमन जब स्टेमन से जुड़ा तो भाई एक जैसे हैं, तो मोनोडेल्फस कंडीशन पाया जा सकता है। कार्पेल कार्पेल से जुड़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोहेजन। सिंजीनेसियस, अब बेटा सिंजीनेसियस टर्म आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड लग रहा है, लेकिन बेटा अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे एडिशनल टॉपिक में ये मिल जाएगा, हालांकि हम बता दे रहे हैं। तो सिंजीनेसियस में भी ये जो स्टेमन है उसके जुड़ने को बोलते हैं, लेकिन स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मान लीजिए एंथर। तो कहते हैं जब एंथर फ्यूज कर जाए, लेकिन इसके फिलामेंट कैसे हो, फ्री, इसको बोलते हैं सिंजीनेसियस। लेकिन इसमें भी सारे एंथर ही आपस में जुड़ रहे हैं, यानी सेम टाइप का, तो कोहेजन हो जाएगा सारे। जबकि अगर हम बात करें इपीपिटाइलस, बात करें इपीफिलस, तो यहां पे जैसे इपीपिटाइलस में स्टेमन जुड़ता है पेटल से, यह स्टेमन जुड़ता है टेपल से, पेरियंथ वाले पार्ट से। तो यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ल जुड़ रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, एडिशन।
तो याद रखना एडिशन मतलब कि डिफरेंट और कोहेजन मतलब सेम। तो 19 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VNTR? ये तो आज ही हमने बताया कि पहचान करने के लिए, और इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो अगर ये बेटा जो रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस सब में एक जैसा नंबर में रिपीट करता तो जाहिर सी बात है पहचान नहीं हो पाती, सब में वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, टेंडम की स्पेलिंग याद रखना, गलत लिखा है, टेंडम रिपीट होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, हालांकि टेम्पलेट है, टर्मिनल है तो चल जाएगा। तो 120 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। इन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस वर्कड बाय मेंडल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीड विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई? तो बेटा आपको ऐसे करना चाहिए कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो देखते हैं तो 1:2:1 आता है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया लग गया ये दोनों होमोजाइगस हैं। तो होमोजाइगस 1 के मल्टीपल में चलता है और हेट्रोजाइगस 2 के। अब मुझे कोई भी जीनोटाइप दिया होगा तो मैं पहले उसके जीन को उठाऊंगा। तो यहाँ पे ये जीन कैसा होमोजाइगस यानी 1 होगा इसका, और ए है हेट्रोजाइगस, इसका क्या होगा 2। तो कोई भी मोनो हाइब्रिड का, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो मोनो हाइब्रिड का ही गुणनफल होगा डाई हाइब्रिड। तो यहाँ पे इस होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, और हेट्रोजाइगस कितनी 2, आपस में गुणा करोगे तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा 2। तो इस जीनोटाइप वाले कितने बनेंगे 2। मोनो हाइब्रिड में जो टोटल जायगोट बनते थे कितने 4 खाने थे। तो जायज बात डाई हाइब्रिड में कितना बनेगा 4 × 4, क्योंकि डाई हाइब्रिड में 2 मोनो हाइब्रिड का गुणा कर दोगे 16 जायगोट। तो कहने का मतलब 16 में 2 वाले कितने हैं इस जीनोटाइप के, और किसका पूछा परसेंटेज मतलब 100 में कितना होगा, तो 100 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। फर्स्ट। तो उम्मीद करते निकालना सीख गए होंगे। हमेशा मोनो हाइब्रिड आपको याद होना चाहिए। सेलेक्ट द मिनिमम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है, फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन है, फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन है, RUBP बेटा 5 कार्बन है। क्या पूछा मिनिमम, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो 122 का थर्ड हो जाएगा। अब बेटा आपको याद रखना होगा 2 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले और 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले और 6 कार्बन वाले। तो आप कमेंट करिएगा, तो अगले सेशन में हम बता देंगे, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं। विच टाइप ऑफ कंपाउंड आर नॉट फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस? तो बेटा ग्लाइकोलिसिस में याद करिएगा ऐसे, देखो हमें कैसे याद रहता है 6 कार्बन, फिर स्प्लिटिंग हो गई कितने कार्बन के 3 कार्बन, कहीं CO2 नहीं निकला, अंत में बना कितना कार्बन का 3 कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है जब CO2 कहीं नहीं निकला है तो यहाँ पे या तो 6 कार्बन के बनेंगे या तो 3 कार्बन के। तो क्या पूछा नॉट, तो 4 कार्बन नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 होगा, 6 होगा, 2 नहीं होगा, आंसर हो गया C और D। लेकिन भाई पूछा नॉट वाला तो ABE, तो CD नहीं होगा। तो 123 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कितना आसान रहा। अब बैठ कर लोग याद करेंगे अरे यार 10 स्टेप था, कौन बना था, कितने कार्बन का, नहीं याद करना, नहीं याद करना। भाई ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है 6 कार्बन का, और ये आगे जब गया तो स्प्लिटिंग हो गई तो कितने कार्बन के बन गए होंगे 3 कार्बन के, और कहीं भी CO2 नहीं निकला है तो भाई जाहिर सी बात 3 कार्बन के चलेंगे। मैं नाम ले रहा हूँ ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, ये हो गया बेटा 6 कार्बन का। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या DHAP ये हो गया बेटा आपका 3 कार्बन का। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड, ये सब कितने कार्बन के हो गए 3 कार्बन के। सेलेक्ट द करेक्ट मैच पॉलीसिपेलस, सुपीरियर ओवरी, ई ब्रैक्टिएट, पेरिकार्प। तो बेटा पेरिकार्प बोलते हैं फ्रूटवाल को, और सुपीरियर ओवरी ज्यादातर कंडीशन पाया जाता है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो B2 और D4, तो देखिए B2 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो आप निकाल लिए। ई ब्रैक्टिएट मतलब फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, पॉलीसेपेलस मतलब सेपल फ्री है, गैमोसेपेलस मतलब सेपल यूनाइटेड है। तो 124 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड।
सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पीपीएलओ प्रोकैरियोट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, बिल्कुल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगा। और ये बेटा 1.1 माइक्रोमीटर साइज में होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा ये भी साइनोबैक्टीरिया में है, तो यूकैरियोट नहीं है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। और बेटा एक क्लोरोफिल पिगमेंट स्पेशल बॉडी क्रोमैटोफोर पे पाया जाएगा, क्योंकि भाई एक बात याद रखना, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट होता है, साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सही है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वेल डेवलप्ड, गलत है, अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया ही नहीं जाएगा। तो 2 गलत 2 सही, पूछा क्या है करेक्ट, तो ए और सी। तो आंसर हो जाएगा 125 का सेकेंड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 126। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन यानी न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो अगर हम बात करें बेटा, हर वर्टिब्रा में बीचों बीच बेटा एक न्यूरल कैनाल गुजरती है, जिसके जरिए स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा का जो है, वर्टिब्रा जो है उसका न्यूरल कैनाल उसको ढक लेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। पहले वर्टिब्रा को हम लोग बोलते हैं एटलस और दूसरे को बोलते हैं एक्सिस। और इस एटलस से जो ऑक्सीपिटल जुड़ता है ऑक्सीपिटल कोंडाइल के जरिए, और जो दूसरा वर्टिब्रा का एक प्रोसेस निकलेगा वो इंटर कर जाएगा एटलस में, जो ज्वाइंट बनेगा पाइवेट ज्वाइंट। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच टॉन्सिल्स, HIV, स्प्लीन, थाइमस। तो अगर हम बोल बेटा बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, स्प्लीन होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फ नोड ये सब किस में आते हैं बेटा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। HIV वायरस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एंजाइम यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए बोलते हैं रिट्रोवायरसेस। टॉन्सिल्स भी आपके आते हैं बेटा किसमें, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और यहाँ पे लार्ज रिजर्वायर ऑफ RBC। अब बेटा देखिए कितना अच्छा लगा कि आपने जब देखा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन भी हो सकता था, टॉन्सिल भी हो सकता था, तो लार्ज रिजर्वायर ऑफ RBC से तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे टॉन्सिल को भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सी की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, सेकेंड के साथ, क्योंकि इसको बोलते हैं ना ग्रेव यार्ड ऑफ RBC को फिल्टर करता है। तो सी की मैचिंग 4 के साथ भी हो गई और सेकंड के साथ हो गई, टॉन्सिल की नहीं हो सकती क्योंकि आप डायरेक्ट मैचिंग नहीं कर सकते। तो टॉन्सिल, स्प्लिन, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब किस में आते हैं बेटा, आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो A4, B2 और 4, तो A4 तो देखो एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो आप निकाल लिए, तो 127 का आंसर हो जाएगा 4th। लेकिन बेटा ध्यान देना, इसीलिए मैं मैचिंग में हमेशा प्रो तरीका अपनाने को बोलता हूं। चाहता तो मैं इसको प्रो तरीके से तुरंत निकाल के दे देता, समय मैंने इसलिए लिया कि आपको दिक्कत होगी, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपको दिक्कत हो, क्योंकि स्प्लिन भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, टॉन्सिल भी होता है बेटा, इसलिए ऐसे केस में बेटा आप उसका सहारा लीजिए प्रो तरीके का। तो HIV रिट्रोवायरस था, यानी B3 देखिए एक ही ऑप्शन में था। तो क्वेश्चन आसान भी है और कठिन भी है, फिर तो बोलो आसान भी है और कठिन भी है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच 128 वायरस बैक्टीरिया वुचरेरिया ब्रैमकफ्टाई। तो बेटा यूचरेरिया ब्रैमकफ्टाई से क्या होता है, फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस, बी मैच कर गया सेकंड से, तो आंसर तो आपका निकल के आ गया। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन रिंगवर्म इन्फेक्शन करता है, वायरस राइनो वायरस कॉमन कोल्ड, और यर्सीनिया पेस्टिस ये करता है प्लेग, तो आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 129। इन ह्यूमन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज recommended by doctor for bringing up a healthy baby।
तो कहते हैं कि जैसे ही असर्शन है पूछो कि क्यों जरूरी है, तो कहते बच्चा अभी नया नया पैदा हुआ, इम्यून सिस्टम उतना डेवलप्ड नहीं है, तो माँ अगर अपनी इम्यूनिटी दे देगी, मतलब एंटीबॉडीज दे देगी, तो बच्चा का बचाव हो जाएगा। अगर ये लिखा होगा तो एक्सप्लेनेशन मान लेंगे। तो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? तो कहते हैं कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो फोर्थ हो जाएगा। मेन एंटीबॉडीज क्या होती है? IgA। तो 129 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। वाई? तो कहते हैं इसलिए नहीं हिडन करना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, यानी फैल सकता है। तो भाई अगर फैल सकता है तो जाहिर सी बात आप बताइए, बचाव करिए, दूसरों को ना फैले। जिन जरिए से फैल रहा है वो चीज तो बिल्कुल ना करिए। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपुल। बिल्कुल सही है। मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड। गलत हो गया, यहीं पे आगे मत पढ़िए। रिमेन कॉन्फाइंड जहां है वहीं पड़ा रहे, ये तो शुरुआत वाला हो गया। और भागने वाले क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। ये तो खतरनाक हो जाएगा, बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा 130 का सेकेंड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। 10 ह्यूमन सेल 24 घंटा में X बनाया, Y बनाया। तो बेटा ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। तो 10 से क्या हो जाएगी? 20, 20 से क्या हो जाएगी? 40, 40 से क्या हो जाएगी? 80। वही तो 20, 40, 80, कौन बड़ी बात है? तो 131 का हो जाएगा सेकेंड। कुछ नहीं है, आपको एक पता होना चाहिए कि कितने देर में डिवाइड करता है, और हमेशा एक जो होगा अपने प्रीवियस का क्या हो जाएगा? डबल। तो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक मतलब बॉडी की कोशिकाएं। तो जाहिर सी बात है बॉडी की कोशिका जितनी भी बनेगी सब एक जैसी बननी चाहिए। और मियोसिस में सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर यूनिक फीचर है। जाइगोट जुड़ेंगे, क्रोमोजोम का पेयर होमोलॉगस जुड़ेगा और आर्म एक्सचेंज क्या जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। तो सिनेप्सिस बेटा आपका और क्रॉसिंग ओवर ये मियोसिस से रिलेटेड होता है, तो नॉट अ फीचर ऑफ सोमैटिक सेल यानी माइटोसिस। तो 132 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। बाकी क्रोमोजोम का मूवमेंट दोनों में कॉमन है, स्पिंडल फाइबर दोनों में कॉमन है, न्यूक्लियस का बनना और गायब होना दोनों में कॉमन है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन बिटवीन टिश्यू एंड एल्वलाई? तो भाई टिश्यू में काम हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगा, एल्वलाई और ऑक्सीजनेटेड में क्या होगा? 40। तो कितने का डिफरेंस रहा? 5 का। तो 133 का हो जाएगा आंसर सेकेंड। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ओनली टू मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो बेटा ब्रेन स्टेम मतलब कि एक स्टेम नुमा, डंडा नुमा हो और उसी से बेटा आपके ब्रांच जुड़े हों। तो ये रहा सेरिब्रम, ये रहा सेरिबेलम। अब भैया सेरिब्रम में आपका हाइपोथैलेमस आ गया, इसके बाद आता मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के कैनाल, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हुआ। तो कहते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये डंडे में आ रही हैं, तो ये इतना वाला भाग क्या कहलाएगा? डंडा, मतलब कि ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या आएगा? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। तो टू मेजर रीजन, मिड ब्रेन, पॉन्स भी आना चाहिए था, तब हो जाता बेटा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। भाई यहाँ से इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो ये बात सही हो जाएगी। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 135 बेटा ये आपका सिनेप्सिस दिखाया गया है। अब सिनेप्सिस में पूछा गया सिनेप्टिक वेजिकल कौन है? ये जो थैलिया होती है जो एक्सॉन एंडिंग में पाया जाता है सिनेप्टिक नॉर्म में, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेजिकल। ए हो गया सिनेप्टिक वेजिकल यानी सही हो जाएगा। रिसेप्टर कहाँ होना चाहिए? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, यानी ये जो आपके डंडे डंडे में होता है ये होते हैं रिसेप्टर। तो बी हो गया रिसेप्टर, तो आंसर अपने आप क्या हो गया? सही। सी हो जाएगा एक्सॉन, ई हो जाएगा एक्सॉन टर्मिनल, ए हो गया सिनेप्टिक वेजिकल,
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो बीच का गैपिंग होगा इसको बोलेंगे, जैसे एफ वाला है तो एफ देखो यहाँ से मेम्ब्रेन मतलब सिनेप्टिक वेजिकल और यहाँ से लिया है, ये हो जाएगा हाँ न्यूरोट्रांसमीटर, और बीच के गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहचानने का तरीका सीख लीजिएगा, सारी बातें सही हैं। अब बेटा अगर हम बात करें तो ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आगे का डिस्कशन शैलेंद्र सर कराएंगे, उसके बाद अली सर कराएंगे। एफएलटी फिर से एक बार कहेंगे, अच्छे से दीजिए, एनालाइज जरूर करिए, बड़ा फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, मन में अच्छा लगता है जब क्वेश्चन निकल आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 101 to 135 मनीष सर ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये इसका नैरोली यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे बेस्ड रही है। और मोर देन 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ऑब्जर्व बाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये भी ठीक है। यहाँ पर S इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर जेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आएगा, और अगर लॉग स्केल पर देखें तो लॉग S इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये स्ट्रेट लाइन। और इसको स्टडी किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इसके अकॉर्डिंग अगर एरिया बढ़ाया जा रहा है तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। पॉल एलरिच इज इकोलॉजिस्ट, ये भी सही है। इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी, उसमें एनालॉगी बताया था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। तो 136 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 137, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? तो कैस्पियन क्या है? ये सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, ये टाइगर की सब स्पीसीज़ है। बाली जवान कैस्पियन एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये ठीक है। नाइल पर्च, ये एक्सटिंक्ट प्लांट नहीं है, ये फिश है, प्रेडेटर फिश जो रिस्पॉन्सिबल थी किचलेट फिश के एक्सटिंक्शंस के लिए। पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस, ये एनिमल स्पीसीज़ नहीं है, ये प्लांट स्पीसीज़ है, और ये रिस्पॉन्सिबल है पॉलन एलर्जी के लिए भी, इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटर, ये प्रेडेशन का नहीं होता, ये म्यूचुअलिज्म का है। करेक्ट मैचिंग्स पूछी गई हैं, तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी 1, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ऑन अर्थ अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। 1300 ये ये क्या है? ये बर्ड्स, 40,000 प्लांट्स, 378 रेप्टाइल्स, 427 एम्फीबियन प्लस मैमल्स, मैमल्स भी नहीं हैं 427, और इसके अलावा मोर देन 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो ए इज़ सेकेंड, बी इज़ फर्स्ट, सी इज़ फोर्थ एंड डी इज़ थर्ड, आंसर होगा सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 139, द केमिकल नेचर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें 3 कंपोनेंट्स कंपलसरी हैं, फाइबर और इसके अलावा सेल्स और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स का मेन कंपोनेंट होता है वाटर। इसके अलावा यहाँ पर मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स और फाइबर्स, इसको सिक्रीट कौन करता है? तो फाइब्रोब्लास्ट। ग्लाइकोसामीन ग्लाइकेंस हैं, ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स हैं, आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स ये किस में होते हैं? ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है टेंडन्स और लिगामेंट्स। ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट हैं। एरियोलर टिश्यू,
ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए एंड बी। 140 इज सेकेंड। Now we move to another question, 141st. Which one of the following matching is incorrect for frog? Incorrect आपको बताना है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीप। और हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होगा? विंटर स्लीप। दोनों ही समय स्किन काम करती है, और इसको समर स्लीप और विंटर स्लीप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये कन्फॉर्मर्स हैं, दे आर नॉट रेगुलेटर्स, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पोइकिलोथर्म्स हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। स्किन, एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये भी ठीक है, पानी में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेगी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बाय स्किन, पल्मोन्स माने होता है लंग्स, तो पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया जाता है जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पर स्किन गलत दिया हुआ है, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे क्या क्या है? एनाबीना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, टीएमबी, प्रायोन्स, एजोस्पाइरिलम। तो एजोस्पाइरिलम ये कैसा है? ये फ्री लिविंग, एरोबिक, नाइट्रोजन फिक्सर है। एजोटोबैक्टर ये भी कैसा होता है? ये भी फ्री लिविंग है और एरोबिक है। राइजोबियम, राइजोबियम जो होता है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। एनाबीना, नॉस्टॉक ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और ये भी बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो 2, 3, 4, 5 बायो फर्टिलाइजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करते हैं सॉइल का। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ठीक है, सर्जरी भी यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी, सर्जरी से हम वो ट्यूमर को जो होगा पूरा कट करके रिमूव कर देते हैं। रेडियोथेरेपी यहाँ पर रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं टू किल द कैंसरस सेल्स। कीमोथेरेपी यहाँ पर भी कैंसर सेल्स को किल करेंगे। द ड्रग्स विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ओपॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स ओनली। तो ओपॉइड्स भी हैं, कैनाबिनॉइड्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कोका एल्कोलॉइड्स, कोकेन वगैरह ये भी हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन जो अब्यूज़ करते हैं जिन ड्रग्स का, डायूरेटिक्स हैं, इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं और सर्टेन हार्मोन्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि वहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। 143 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 144। ए मैन एंड ए वुमन हु डू नॉट शो एनी अपरेंट साइंस, मतलब ये अनअफेक्टेड हैं, कैरियर हो सकते हैं। इनके कितने? 2 डॉटर हैं और 5 सन हैं, और 5 सन में 3 अफेक्टेड हैं, 2 अनअफेक्टेड सन हैं। ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड और ये अफेक्टेड। तो एक जनरेशन यहाँ पर अफेक्टेड है और एक अनअफेक्टेड, इसका मतलब ये डोमिनेंट की पेडिग्री नहीं होगी। अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल है अगर यहाँ पर ये, तो ये भी अनअफेक्टेड होगा, ये भी अनअफेक्टेड, और इसमें अगर ये वाला इसके साथ जाएगा XR Y के साथ, तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन में ही ये अफेक्टेड कंडीशन शो करता है। और अगर ये X जाएगा तो ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिमिटेड का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर सेक्स तक ही सीमित है वो कंडीशन, वो ट्रेट। ए पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ़,
कब नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो हार्डी-विलबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जीन माइग्रेशन, और इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, नो स्मॉल पॉपुलेशन, और नो सेलेक्टिव मेटिंग, क्योंकि सेलेक्टिव मेटिंग से एक पर्टिकुलर टाइप का एलील बढ़ेगा। तो विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ इंडिविजुअल्स मेट सेलेक्टिवली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। तो जीनोम क्या होता है, ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। क्रोमोसोम देन जीन देन न्यूक्लियोटाइड, आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। जीनोम हैप्लॉइड सेट, अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो यहाँ 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर एक क्रोमोसोम, यहाँ पर उस क्रोमोसोम में डीएनए का एक सेगमेंट, और यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ एक न्यूक्लियोटाइड। तो आंसर होगा फर्स्ट। जेनेटिक मैप इज़ दैट, जेनेटिक मैप क्रोमोसोमल मैप है जहाँ पर जीन्स की पोजीशन रिलेटिव टू अदर जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करते हैं जीन का पोजीशन सीक्वेंस वगैरह पता करने के लिए। तो टू रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एपॉक्स। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थ का जो एवोल्यूशनरी पीरियड है, इसके लिए जो यूनिट्स यूज़ किए गए हैं, सबसे बड़ा होता है ईयॉन, ईयॉन के बाद हैं फिर एरा, एरा के बाद होते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स के बाद होते हैं एपॉक्स। तो यहाँ पर ये पीरियड्स दिखाए गए हैं। एरा में कौन कौन से हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पैलियोजोइक, डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पर साइड में दिया हुआ है पैलियोजोइक, मीज़ोजोइक और सीनोजोइक। ये यहाँ पर हो गए एरा। इसमें से पैलियोजोइक को फिर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो इसमें से पर्मियन और कार्बोनिफेरस ये इसके पीरियड्स हो गए पैलियोजोइक के। मीज़ोजोइक में होता है ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो ये किसका पीरियड हो गया, ये पीरियड हो गया मीज़ोजोइक एरा का। तो इसमें एपॉक्स शो नहीं किए गए। एपॉक्स होते हैं होलोसीन, पेलियोसीन, मायोसीन, ये सब एपॉक्स हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन ऑफ मीज़ोसोम। इसमें से मीज़ोसोम का फंक्शन क्या है। तो मीज़ोसोम्स जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, बैक प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन, इनफोल्डिंग से बनेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए के रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये इक्विवेलेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोटिक सेल्स से अगर कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 150, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। तो ह्यूमन सेल में कितने हैं, 6.6 बिलियन। ई कोलाई में कितने हैं, 4.6 मिलियन। 5 टाइम्स 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, और बैक्टीरियोफेज लेम्डा में 48,502। तो यहाँ पे आंसर होगा सबसे ज़्यादा किसमें, ह्यूमन सेल में। 150 इज़ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 151, विच वॉज एबसेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग, देयर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन जो थी वो अनअवेलेबल थी। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड।
नेक्स्ट, इन मेंडल डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट विच जीनोटाइप्स आर रिलेटेड विथ 3 इन 9:3:3:1 रेशियो। तो 9:3:3:1, यहाँ पर 9 क्या है, ये राउंड येलो सीड्स हैं। ये 3 क्या थे, ये राउंड ग्रीन थे। ये 3 क्या थे, ये रिंकल्ड येलो थे। और ये एक क्या था, ये यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें देखना है 3 से, इनसे रिलेटेड, तो राउंड ग्रीन या रिंकल्ड येलो। तो ये वाला तो हो गया राउंड येलो, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, रिंकल्ड येलो, 3 से रिंकल्ड येलो। ये भी कैसा होगा, इसका भी, ये किसका जीनोटाइप है, ये भी रिंकल्ड येलो का, रिंकल्ड येलो। येलो डोमिनेंट था ग्रीन के ऊपर, और यहाँ पर भी रिंकल्ड येलो। ये कैसा है, ये है राउंड ग्रीन, और ये भी राउंड ग्रीन, और ये भी राउंड ग्रीन। ये वाला होगा राउंड येलो, तो इससे भी मतलब नहीं है। बी, सी, डी और ई, ये 3 से रिलेटेड है, तो आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो ब्लड ग्रुप और ह्यूमंस में अगर बात की जाए तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर कैसे होंगे, यहाँ पर ये मल्टीपल एलिलिज्म है, IA, IB, IO या स्मॉल आई, ये एलील्स हैं इसके, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म हो गया। डोमिनेंस की अगर बात की जाए तो IA के साथ अगर IO है तो ब्लड ग्रुप होगा A, IB के साथ IO है तो ब्लड ग्रुप होगा B। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए डोमिनेंस के। और कोडोमिनेंस की अगर बात करें तो IA के साथ जब IB होगा तो ये दोनों एक्सप्रेस होंगे, ब्लड ग्रुप होगा AB। तो ये हो गया कोडोमिनेंस। तो डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं है। 1, 2 and 3। Now we move to another question. Question number 154. What is ICSI? ICSI क्या है, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इनफर्टाइल कपल्स को कंसीव करने में हेल्पफुल है। ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। इसमें करते गए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म का न्यूक्लियस जो होगा वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं ओवा में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। H2O plus CO2 H2CO3, दिस रिएक्शन कैटेलाइज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कौन सा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। रिएक्शन रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो रिएक्शन रेट यहाँ पर क्या होगा, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। और अगर ये एंजाइम ना हो तो ये 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर कन्वर्ट करता है। विदाउट एंजाइम ये, तो एंजाइम जो होगा ये 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है रिएक्शन रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लेवल पे अगर देखा जाए तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, एक A पॉलीपेप्टाइड, एक B पॉलीपेप्टाइड, और ये टर्शरी स्ट्रक्चर में होती हैं। तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होंगे, आयनिक बॉन्ड्स होंगे, ये सब प्रेजेंट होंगे। ग्लाइकोसिडिक शुगर्स में प्रेजेंट है, फॉस्फोडाइस्टर, अल्कोहल और एसिड ईस्टर बॉन्ड, तो ये भी नहीं होगा।
यहाँ पर ए, बी और सी। आंसर होगा यहाँ पर 156 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड सेमाइनल वेसिकल्स, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये भी कैसा है, ये भी पेयर्ड है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दीज ग्लैंड्स, टोटल नंबर पूछा हुआ है तो टोटल होगा 5। अगर डिफरेंट टाइप्स पूछा जाएगा तब होगा 3 टाइप्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड इन मेल ह्यूमन, तो ये 3 आंसर है यहाँ पर फर्स्ट 5। 157 के बाद क्वेश्चन नंबर 158। फ्लावर्स आर हर्माफोडाइट और यूनिसेक्सुअल। हर्माफोडाइट मतलब बाईसेक्सुअल है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल में से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कंप्लीट मतलब चारों वर्ल्स प्रेजेंट हैं। इनकम्प्लीट अगर कोई भी एक वर्ल एब्सेंट है फ्लावर में तो इनकम्प्लीट। और ये कंडीशन किस में, कंपोजिटी में। कंपोजिटी में इन्फ्लोरेसेंस होता है यहाँ पर हेड और कैपिटुलम, और ये यहाँ पर रे फ्लोरेट्स जो पेरिफेरी में होते हैं, और सेंटर में यहाँ पर होगा डिस्क फ्लोरेट। इस तरह से सनफ्लावर या गेंदा वगैरह देखा होगा, तो यहाँ पर रे फ्लोरेट्स ये कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स हैं। डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल हैं, और ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो ये किस में हुए, कंपोजिटी में। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 159। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो ये ठीक है, ना ही इसको लिविंग बीइंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं, बट ये लिविंग रिएक्शंस कहलाएंगी। लिविंग रिएक्शंस क्यों, क्योंकि इनके रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमने किससे ऑब्टेन किए हैं, लिविंग बीइंग से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। तो ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल के इंट्रैक्शन से बनेगा सेल, सेल के इंट्रैक्शन से बनता है टिश्यू, और टिश्यू के इंट्रैक्शन से बनेगा ऑर्गन। तो मतलब जितना हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके पास प्रॉपर्टी होंगी लोअर लेवल के, बट लोअर लेवल में हायर लेवल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। टिश्यू की प्रॉपर्टीज सेल में नहीं पाई जाएगी, बट सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टी। इमरजेंट प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, दोनों सही, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 159 का हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 116। डायब्रेड क्रॉस ऑफ ड्रोसोफिला F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली। ये 9:3:3:1 से अलग था, डिफरेंट था, और ये वैसे कब मिलता है 9:3:1, जब ये दो जीन्स इंडिपेंडेंट हो, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर सिचुएटेड हो। इससे डेविएट क्यों किया था, तो डेविएट किया था लिंकेज की वजह से। लिंकेज क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, टेंडेंसी उनके साथ में इनहेरिट होने की, तो इसे लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो था वो ज़्यादा था देन द रिकॉम्बिनेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर, लाइट कलर का येलो बॉडी फीमेल ली गई थी और वाइट आई थी इसकी, और इसको क्रॉस किया गया था कि इसके साथ मेल में था ब्राउन बॉडी और रेड आइड, ब्राउन बॉडी रेड आइड। तो ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7 में प्रेजेंट था। 1.3% जो थे वो रिकॉम्बिनेंट्स थे। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन किस वजह से ज़्यादा था, इस जीन की टेंडेंसी इसी के साथ इनहेरिट होने की थी, किस वजह से, लिंकेज की वजह से। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। दो वेंट्रिकल न्यूमैटिक बोन, तो ये पैरट है सिटेक्यूला, इसमें दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट है,
न्यूमेटिक बोन्स हैं, बोन्स लाइट होती हैं, फ्लाइट में हेल्प करेंगी, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट। फ्रॉग, फ्रॉग कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस हैं, इसीलिए हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। टिम्पैनम यहाँ पर ईयर रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना एब्सेंट होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये प्रिस्टिस है, सॉ फिश है, ये कॉन्ड्रिक्थीस का मेंबर है, ये वो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पर, सही दिया हुआ है। कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थीस का मेंबर है तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का। ये ऑक्टोपस है, डेविल फिश है यहाँ पर। ये किसका मेंबर है? लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का का मेंबर है, ये भी सही है। और नोटोकॉर्ड यहाँ पर कैसी होगी? ये एब्सेंट, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल। नाउ अनदर क्वेश्चन 162, यहाँ पर टेट्रापोडा पूछा गया है। तो टेट्रापोडा जिसमें 4 लिम्स प्रेजेंट हैं, और ये किस में होते हैं? ये एम्फीबियंस में, इसके बाद एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल से फिर एव्स और मैमल्स, इनमें भी ये 4 लिम्स। तो फ्रॉग एम्फीबियन है, टार्टोइज रेप्टाइल है, ट्री लिजर्ड रेप्टाइल है, गार्डन लिजर्ड रेप्टाइल है, कोबरा स्नेक रेप्टाइल है, रोहू फिश है, एंजल फिश, पेट्रोमाइजोन ये साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है, सैल्पा एसिडिया डालियोलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस। तो वल्चर ये एव्स का मेंबर है, पीकॉक ये भी एव्स, डॉग, मंकी और हॉर्स ये मैमल्स। तो ये सब 4 लिम्स कैरी करेंगे। तो यहाँ पर मेंबर्स हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग। स्पॉन्जोसील, कोएनोसाइट्स, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है, लेकिन पूछा गया है इनकरेक्ट। तो यूनिसेक्सुअल नहीं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। मेटाजेनेसिस सीलेंटेटा में, ओबेलिया में, सीफर, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म में अल्टरनेशन। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये कैनोडर्मेटा का फीचर है, इसका नहीं है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा सी, डी एंड ई। 164, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सी अर्चिन एकाइनस, एकाइनोडर्मेटा सही है। सी लिली ये एंटीडॉन है, और सी हेयर एप्लीजिया है, तो ये दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। बाथ स्पंज यू स्पॉन्जिया पोरीफेरा, तो ए और डी यहाँ पर सही है। 164 इज सेकंड। नेक्स्ट 165, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ किया गया था, पिगमेंट्स को सेपरेट कलर्स क्रोमेटोग्राफी, पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए यहाँ पर कैसा? ये ब्राइट या ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी ये कैसा होगा? ये येलो ग्रीन। कैरोटिनॉइड्स यहाँ पर होंगे येलो टू येलो ऑरेंज, और जैंथोफिल होगा येलो। तो ए इज़ सेकंड, बी इज़ फर्स्ट, बी इज़ फोर्थ एंड सी इज़ फर्स्ट एंड डी इज़ सेकंड। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 66, रुबिस्को हैव हायर एफिनिटी फॉर। तो ये डुअल एक्शन एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी, लेकिन इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मोर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा। ऑक्सीजनेज की तरह कब एक्ट करता है? जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो रुबिस्को हैव हायर एफिनिटी फॉर CO2। 166 इज फर्स्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन 167, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? ये पैकेटीन में स्टार्ट होता है, एंड भी यहीं पर होगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड होता है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1। तो यहाँ पे आंसर हुआ ऑल।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। अस्थमा क्या है? एलर्जिक कंडीशन है, ये मास्ट सेल से रिलेटेड है, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं। एम्फाइसीमा यहाँ पर एल्वियोलर वॉल्स की डैमेज होती है, सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये यहाँ पर फीचर्स एसोसिएटेड। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स की वजह से ही अस्थमा में क्या होगा? वीजिंग। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में कोई भी प्लांट पार्ट यूज़ किया जाता है, एक्स प्लांट, और इस एक्स प्लांट को यूज़ करके इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशंस। पूरे का पूरा प्लांट बनता है और ये प्रॉपर्टी होती है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर टोटीपोटेंसी की, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग फेल टू कीप पेस विद द डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। तो ये भी सही है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, जिसमें कि बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, एग्रो केमिकल्स और हाइब्रिड वैरायटीज़ जो यूज़ की गई थी, उससे 3 टाइम्स तक पॉपुलेशन बढ़ गई थी, प्रोडक्शन बढ़ गया था। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो और तेज़ी से बढ़ रही थी, तो टिश्यू कल्चर को डेवलप किया गया टेक्निक यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो 169 का क्या होगा? ये भी सही है और ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 170। Given below are two statements. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic. तो ये टॉक्सिसिटी वगैरह को टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स इनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया, हु हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन, जिसमें फॉरेन जीन एक्सप्रेस होगी, तो उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। ये स्टेटमेंट सही है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम, ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। फर्दर डिस्कशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय एलएस सर। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए। अब मैं 171 से करा रहा हूं। देखिए, लिखा हुआ है पेपस आर रिलेटेड इन। तो आपको यह बात पता होना चाहिए पेपस किससे रिलेटेड है। तो पेपस रिलेटेड है आपके पास कैलिक्स से। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये पेपस का पाया जाना आपके पास कंपोजिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। किसका है? कंपोजिटी फैमिली का। और उसके साथ ये कहा जाए कि ये पेपस जो होते हैं, जो कैलिक्स के मॉडिफिकेशन है, ये पेपस जो होते हैं फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। किसमें? फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। समझ पाएंगे नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा पेपस को लेकर? कैलिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 172, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के सबसे पहले बताओ इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो मालवेसी फैमिली के मेंबर की बात करी जाए तो आपको पता है इसके 3 एग्जांपल याद रखिएगा। एक कॉटन, कॉटन मतलब गॉसिपियम स्पीसीज। दूसरा चाइना रोज, चाइना रोज मतलब आपके पास हो जाएगा हिबिस्कस। और तीसरा आपके पास यहां पर हो जाएगा ओकरा मतलब भिंडी, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस। तो उससे रिलेटेड बात कर रहा है। इनफ्लोरेसेंस आर सॉलिटरी, एक्सिलरी और टर्मिनल रेसिमोस। ठीक बात है मालवेसी को लेकर। एस्टिवेशन ऑफ करोला आपको ट्विस्टेड देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपके पास पूरे मालवेसी में देखने को मिलेगा, चाहे लेडी फिंगर हो, चाहे चाइना रोज हो, चाहे आपके पास कॉटन हो। आगे देखिए, ओवरी सुपीरियर है और प्लेसेंटेशन एक्साइल है मालवेसी फैमिली में। तीनों बातें बिल्कुल सही है। आंसर आपका 4 बनेगा, ऑल। अगला आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। और इनकरेक्ट मैच निकालना है आपको। देखिए, सबसे पहले उसने एरोबिक रिएक्शन में मैग्नीशियम का यूज किया है। तो एरोबिक रिएक्शन में मैग्नीशियम का यूज होता है, बिल्कुल कब होता है? लिंक्ड रिएक्शन के दौरान होता है। हम कह सकते हैं कि जब आपके पास पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना होता है, तब मैग्नीशियम की जरूरत है। और ये लिंक्ड रिएक्शन ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन में होगी, एनारोबिक में होगी नहीं।
दैट्स वाई ये यूज होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आपके पास बनेगा तो है आपके पास ग्लाइकोलिसिस में भी, लेकिन अगर मैं बात करूं एरोबिक होगा तभी क्रेब्स साइकिल और ETS की बात करी जाएगी, वरना करी नहीं जाएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता, गलत बात। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ATP तो बनते ही है, लेकिन ये ATP सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वाले होते हैं, क्योंकि ETS चलते नहीं है तो NADH2 का कोई फायदा आपको ATP रिलीज करने में नहीं होता। NADH2 वहां पर हैज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है ना। तो आपके पास ATP का तो फॉर्मेशन होगा, गलत बात निकालनी थी तो आंसर थर्ड बना है, 173 का थर्ड। आगे देखिए लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। देखिए सुनिए, यहां पर लिखा है जर्मपोर। जर्मपोर क्या एम्ब्रियो सैक में पाया जाएगा? नहीं, जर्मपोर तो आपके पास देखने को मिलता है पॉलन में, याद आया कि नहीं, जहां पर एक्साइन नहीं होती वहां जर्मपोर बनता है। आगे लिखा हुआ पॉलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए आप लिक्विड नाइट्रोजन में रखोगे और वो टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूनिकल की बात करी जाए तो गाइनोशियम में पाया जाएगा, क्योंकि ओव्यूल का अटैचमेंट टू द प्लेसेंटा आपके पास होता है फ्यूनिकल के जरिए, और वो अटैचमेंट पॉइंट कौन सा है उसे हम हाइलम कहते हैं। और माइक्रोपाइल आपको ओव्यूल में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से ही होगी। तो गलत बात निकालनी थी तो आंसर तो आपका फर्स्ट बन गया ना। 175 स्टेटमेंट है लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स, एर्बोरियल रोडेंट्स जो मतलब पेड़ों पर रहते हैं, और रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपके पास कभी कभी बड़े एनिमल्स जैसे कि नाम लिखे हुए हैं प्राइमेट्स के, एर्बोरियल रोडेंट्स के और रेप्टाइल्स के, ये भी आपको करते हैं पॉलिनेशन में हेल्प। क्लियर बात, सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर स्मॉल, बिल्कुल गलत बात। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जनरली स्मॉल नहीं होते, लार्जर होते हैं, कलरलेस नहीं होते, कलरफुल होते हैं, नेक्टरलेस नहीं होते, नेक्टर पाया जाता है, नेक्टर एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है पॉलिनेटर्स को। तो आपके पास ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत। आंसर आपके पास क्या बनेगा? सेकेंड। 175 का आंसर सेकेंड है बेटा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन इंक्लूड्स इवेंट्स फ्रॉम। तो आपको पता है पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन कब की बात करते हैं? जब तक स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन गिरने से लेकर पॉलिन ट्यूब बनने के बाद पॉलिन ट्यूब की एंट्री तक का टाइम, ये सारे इवेंट आते हैं पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन में। तो पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन नहीं आता ना, पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन लिखा अलग, पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन नहीं, पॉलिन ग्रेन डिपोजिशन और स्टिग्मा टू पॉलिन ट्यूब एंट्री इनटू द पॉलिन ट्यूब, ये वाली बात आपके पास एंट्री ऑन द पॉलिन ट्यूब का ओव्यूल में, तो हम इसे कहते हैं पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन। तो आंसर 4 हो गया। 177 आप देखिए यहां पर इस फंक्शन को, क्या आप पहचान पा रहे हैं? फंक्शन देखिए, ऑक्सिन का काम क्या होता है? तो ऑक्सिन आपको पार्थेनोकार्पी से रिलेटेड है टोमेटोज में। तो आपके पास ए का क्या हो गया? 4, और ए का 4 यहां नहीं है, यहां नहीं है, 2 ऑप्शन तो गए। इथाइलिन जो होता है वो प्रमोट करता है सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, है ना। तो ये वाली बात आ गई फर्स्ट लेकर। आपके जिब्रेलिन आपके पास क्या करेगा? बोल्टिंग करेगा, रोजिएट हैबिट को खत्म करेगा, फ्लावर से पहले इंटरनोड का एलोंगेशन कराएगा, ये काम जिब्रेलिन का है। आंसर हो गया सेकेंड। और एब्सिसिक एसिड सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा थर्ड। मैचिंग करिए कौन सा आ गया? 4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आंसर आपका फर्स्ट बन गया है। आगे आपके पास फिर से एक मैचिंग है, आप देखिए मिलाइए। करेक्ट मैचिंग बात करनी है, देखो ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर वैसोडाइलेटर होता है, जिससे रास सिस्टम ने जो ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है उसे कम करने का काम होता है। तो ANF का काम क्या है? वैसोडाइलेशन। ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4 देखते ही यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है। आप देखिए एक ही मैचिंग से आपका आंसर बन रहा है। ADH को भी बात कर लेते हैं। ADH का काम क्या है? ADH निकलेगा आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो बॉडी से होने वाले फ्लूइड लॉस को रोकेगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन इसी वजह से कहते हैं। फिर एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड, तो एक्चुअली एंजियोटेंसिनोजन ना होकर एंजियोटेंसिन होना चाहिए था, एंजियोटेंसिन सेकेंड,
है ना। तो ये काम जो है ना वो आपके पास वासो कॉन्स्ट्रिक्टर का है, ये हो जाएगा सेकेंड। और 1 to 1.5 जो हो गई वो आपके पास क्या हो गई, ह्यूमन की आपके पास जो यूरिन है उसे एक्सक्रीट आउट करता है पर डे। और ये यूरिन का फॉर्मेशन फिल्ट्रेट के 1 ml पर मिनट के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, आंसर तो आपका क्या हो गया 4, सॉरी सेकेंड। आगे देखिए, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है जो आपको लिंडमैन का 10% रूल समझाने की कोशिश कर रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन्स के पास यहाँ पर 8000 जूल एनर्जी है। अब फाइटोप्लैंक्टन से ये एनर्जी जू प्लैंक्टन्स में जाएगी तो एक्स की वैल्यू बतानी है, जू प्लैंक्टन से आपके पास स्मॉल फिशेस में जानी है और स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में। तो कह रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर कितना होता है, तो हर स्टेप में एनर्जी का ट्रांसफर फॉलो करता है लिंडमैन का 10% रूल। कितना बेटा, 10% रूल। तो आप बताइए 8000 जूल से यहां तक कितना पहुंचेगी, 800 जूल। यहां पर कितना पहुंच जाएगी, इसका 10% 80 जूल। और यहां पर कितना पहुंच जाएगी सॉरी 8 जूल। तो आंसर आपके पास 880 और 8 आ गया। क्या आंसर सेकंड नहीं बना है 179 का? समझ पाए बेटा कि नहीं? आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया 179 का सेकंड। आगे देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, और बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट एंड इन स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। ऑटो रेगुलेशन ऑफ या फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि जब एसएनएस की एक्टिविटी बढ़ती है तो ये आपके पास ऐसे नोड पर और साथ साथ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम पर भी असर डालता है, जिससे जनरेशन ऑफ दी मतलब जो है ना इंपल्स बढ़ जाते हैं और मायोकार्डियम जो है ना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करके स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाता है। ओवरऑल दोनों के इफेक्ट से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है ना। तो आपकी बात सही है। ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज कर देता है और यही बढ़े हुए काम को नॉर्मल लाकर डिक्रीज करके नॉर्मल लाने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक मिलकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, आपको पता है। ये दोनों बातें सही हैं और आंसर 4 बनना चाहिए। आंसर क्या बनेगा बेटा? 4। आगे आओ, आप इस मैचिंग को देखिए और पूछ रहा है करेक्ट मैच कितने। आपको ये वाला देखो, बैसिलस बैक्टीरिया बैसिलस शेप का है आपके पास एलोंगेटेड, और ये यूनिसेलर होता है, प्रोकैरियोट होता है। पहली मैचिंग बिल्कुल सही है। ये आपके पास किसका है? डाइनोफ्लैजिलेट है। डाइनोफ्लैजिलेट है, यूनिसेलर होता है क्योंकि प्रोटिस्टा का मेंबर है, लेकिन ये प्रोकैरियोट नहीं होता। ये आपके पास स्लाइमोल्स है, सैप्रोफाइट होता है, ठीक है, और ये यूकैरियोट होता है, ये भी बात सही है। तीसरी वाली सही है। और ये बैक्टीरियोफाज है, वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है और ऑब्लिगेट मतलब कंप्लीटली इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। तो आपके पास एक मैचिंग गलत है, बाकी सही है। ए सी डी सही है, ए सी डी सही है। आंसर आपके पास सेकंड बन गया। आगे आइए, देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में बात पूछ रहा है। लिखा हुआ है इन्फेक्शियस एजेंट है, बिल्कुल मलेरिया को कॉज करता है। पैथोजन है, बिल्कुल है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल, क्योंकि प्रोटिस्टा का है। यूनिसेलर यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूकैरियोट है। सारी बातें सही है। आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। सारी बातें सही है। आगे आइए, सेलेक्ट द सीड बियरिंग प्लांट। जैसे ही हम ये वाली बात कर रहे हैं तो सीड बियरिंग प्लांट को लेकर हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मेरे दिमाग में यह आना है कि सीड बियरिंग प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म और प्लस एंजियोस्पर्म। तो आपको जिम्नो और एंजियो छाटना है। भाई साहब, साइकस जिम्नो है, ये भी होगा। पाइनस जिम्नो है, ये भी होगा। यूकेलिप्टस एंजियो है, ये भी होगा। स्पैग्नम ब्रायोफाइट है, ये नहीं होगा। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट है, ये नहीं होगा। मार्केंशिया ब्रायोफाइट है, ये भी नहीं होगा। वॉल्वॉक्स एल्गी है, ये भी नहीं होगा। जेलिडियम आपके पास एल्गी है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्लांट ऐसे हैं जिसमें सीड पाए जाएंगे और नाम है साइकस, पाइनस, यूकेलिप्टस। आंसर आपके पास थर्ड हो गया। आंसर क्या हो गया? थर्ड, मतलब 3 ऑप्शन इसमें सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 184 लिखा हुआ है द पर्सन
अ पर्सन इन योर होम सडनली फील अर्थक्वेक। कह रहे हैं एक पर्सन घर में था, सडनली उसे अर्थक्वेक फील हुआ, भूकंप। व्हाट इज द इमीडिएट कंडीशन इन द बॉडी। आपको पता है कि इमरजेंसी वाली कंडीशन में आपका एसएनएस का इफेक्ट बढ़ जाता है। एसएनएस का इफेक्ट बढ़ते ही ये कैसे बढ़ता है, क्योंकि यहां पर एड्रिनल मेडुला से निकलता हार्मोन नाम है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन मतलब एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन क्या काम करेगा, इमरजेंसी कंडीशन में ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनवाएगा। यहां पर ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा, ये तो इंसुलिन का काम है। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड और प्रोटीन कराएगा और आपके पास डिक्रीज कर देगा हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को। नहीं भैया, हार्ट रेट बढ़ाना है तो डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपके पास ए और सी ठीक है। क्या पूछा है, करेक्ट ना? तो करेक्ट बात पूछनी है तो आप मुझे बताइए कितनी बातें सही हैं। तो आपके पास ए और सी सही है, आंसर फर्स्ट होना चाहिए। आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको इसमें से सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में करना है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन ही रिलीज करती हैं। हाँ, अदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो हार्मोन भी रिलीज करती है तो उसे हम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहते हैं इन जनरल। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ओवरी है, ओवरी सिर्फ हार्मोन रिलीज नहीं करती, टेस्टिस सिर्फ हार्मोन रिलीज नहीं करती, गैमीट भी बना रही है, हार्ट सिर्फ आपके पास हार्मोन रिलीज नहीं करता, थायराइड यस प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, किडनी भी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है क्योंकि हार्मोन भी रिलीज कर रही है, और पीनियल ग्लैंड प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो डी और एफ, और डी और एफ को लेकर आंसर हमारे पास 4 हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ पाए कि नहीं? आगे आइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 186, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन मतलब जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़वा दे, और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़वाने का काम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन का, और अगर इसी कैल्शियम लेवल को ब्लड में घटवाना हो तो यह काम होता है थायरोकैल्सिटोनिन का। तो आपके पास इन दोनों हार्मोन के मिले जुले इफेक्ट से ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो यहां पर हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन किसे कहेंगे, तो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होगा पीटीएच, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन होगा हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन। जबकि इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलवा देता है, इसमें मतलब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिक, है ना, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, और ये हो जाएगा ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़वा देगा। आगे आइए, टाइगर सेंसस अगर हमें करना हो अपने नेशनल पार्क में, तो टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में टाइगर का काउंट करना है, उनके नंबर का, तो हम कौन सा तरीका अपनाते हैं बेटा? डायरेक्ट हम देख देख कर टाइगर को नहीं काउंट करते, क्योंकि तब हमला कर सकता है, आप गिनने वाले भी खत्म हो सकते हैं। देखने का मतलब हमने तरीका अपनाया पगमार्क को और फीकल पैलेट्स को, इसे हम काउंट करके सेंसस ऑफ टाइगर निकालते हैं। ओनली पगमार्क को देखकर नहीं, हम फीकल मैटर को भी यूज करते हैं। पगमार्क को डायरेक्टली काउंटिंग बाय सीइंग नहीं, ओनली फीकल पैलेट नहीं। आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। 188, which plant spread rapidly into millions of hectares on rangeland in Australia 1920s and was caused great havoc। तो ये बात हुई है एक एक्सोटिक स्पीसीज की वजह से। आपने देखा होगा कि पहले तो इस एक्सोटिक स्पीसीज का यूज किया गया वहां पर बाड़े बनाने के लिए, बाड़े मतलब एक घर की हद बनाने के लिए, लेकिन चूंकि ये एक्सोटिक स्पीसीज थी, इसने दिन दुगना रात चौगना अपने नंबर बढ़ाए, और चूंकि वहां नेचुरल प्रेडेटर नहीं था तो उसने वहां पर तबाही पैदा कर दी। जैसे यहां पर आपके इंडिया में आइकोनिया क्रेसिपस ने की थी, टेरर ऑफ बंगाल। लेकिन ये वाली बात 1920s के आसपास ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ये बात है उस एक्सोटिक स्पीसीज की जिसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। आगे आइए, लिखा हुआ है इन नेचर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो गया
कि भाई दो स्पीसीज के बीच में, है ना, और द पॉइंट आउट स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस। कहते हैं कि जब दो स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं, या तो वो खत्म हो जाए एक दूसरे से लड़कर, दोनों की आर वैल्यू कम कर दें, या फिर उस रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ले, टाइमिंग को अलग कर ले। एक तालाब का पानी सेम टाइम पर अगर हिरन पिएगा और सेम टाइम पर शेर पिएगा तो एक का घाटा हो गई होगा। इसका मतलब हम क्या कर ले, जब शेर पानी पिए तो हिरन पानी ना पिए, और जब हिरन पानी पिए तो शेर ना पिए। तो रिसोर्सेज की हमने क्या कर ली, पार्टीशनिंग। तो वो यही कह रहे हैं कि दोनों को, हाँ, कंपटीशन फील करने के बजाय वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं को एग्जिस्टेंस को। देन द एक्सक्लूजन, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रिसोर्स की पार्टीशनिंग। क्या कहते हैं बेटा, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कहते हैं। और इसे दिया था मैकआर्थर ने। मैकआर्थर का ये फिनोमिना था रिसोर्स की पार्टीशनिंग। आंसर क्या हो जाएगा, अगला ये बायोलिस्टिक टेक्निक इज यूज्ड इन। बायोलिस्टिक याद आया, बायोलिस्टिक को हम जीन गन मेथड कहते हैं। जीन गन मेथड मतलब कॉम्पिटेंट बनाने का तरीका है, मतलब ये डीएनए को ट्रांसफर करने का तरीका है इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफर करने का तरीका है। ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस नहीं, हाइब्रिडाइजेशन का नहीं, जर्म प्लांट कंजर्वेशन का नहीं, ये है जीन ट्रांसफर टेक्निक। आगे आइए, आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस जो 5' to 3' पढ़ा जाए किसी भी एंगल से, चाहे राइट पढ़ो चाहे लेफ्ट पढ़ो, सेम आए। तो आप बताइए कि आप 5' to 3' पढ़ रहे हो, GEAATTC, यहां से भी 5' to 3' पढ़ोगे तो भी यही आएगा। इवन आप 3' to इधर से पढ़ो या 3' इधर से पढ़ो तो भी सेम आएगा। यहां पर भी आपको सेम दिख रहा है, यहां पर भी आपको सेम दिख रहा है, इसका मतलब सारे के सारे आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है। आगे आइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करना चाहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बात को फाइंड करना है। लिखा हुआ फॉर्मर मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको वेरिएशन कॉज नहीं करता, 100% जीन के सेटअप को, मतलब एक 100% जीन को ट्रांसफर करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जबकि आपके पास लिखा लेटर प्रोवाइड्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड कराएगा अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, ठीक है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेट। सेम कॉम्बिनेशन नहीं, यहां पर सेम नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप विच आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। भाई वहां पर सेम की जगह डिफरेंट होना चाहिए, तो दैट्स वाई गलत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, गलत, वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है। आंसर आपके पास 4 हो गया, सारे के सारे गलत है, सारे के सारे ऑप्शन इसमें क्या दिए गए, गलत। आगे आइए, which of the following animals are used to test and safety of batches of the vaccine। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, और ये मंकी के लिए ठीक है, ठीक है। आगे आइए, लिखा हुआ इन ह्यूमन इफ एम्ब्रियो हैज 16 ब्लास्टोमियर, कह रहे हैं एम्ब्रियो में 16 ब्लास्टोमियर मतलब 16 सेल्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन दिस एम्ब्रियो। आपके पास 16 है, और एक ब्लास्टोमियर एक सेल में, ह्यूमन के सेल में 46, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 736 आ जाएगा। टोटल पूछा है बेटा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। द सेल डिवीजन या डिवाइड टू रिस्टोर, जब भी सेल डिवाइड करती है तो क्या रिस्टोर करना चाहती है, क्योंकि ग्रोथ होने के दौरान न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ही गड़बड़ होता है, उसी NYC रेशियो को मेंटेन करना चाहती है सेल डिवाइड करके। मेंटेन नहीं, रिस्टोर कर रही है, मेंटेन माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक रेशियो नहीं। आंसर आपके पास न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा, ना कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म और ना ही ER साइटोप्लाज्म। आंसर आपके पास होगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट रिलेटेड विद मेल कॉकरोच।
इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो मेल कॉकरोच से रिलेटेड नहीं है? बेटा याद रखिएगा, स्पर्मेथिका जरूर है, लेकिन ये स्पर्मेथिका जो होती है फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है, क्योंकि ये स्टोर करती है स्पर्म को। एनालिस्टाइल मेल में है, गुनापोफाइसिस मेल में पाए जाते हैं, और हैनल सरसाई मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। हालांकि कौन सा ऐसा रिलेटेड है जो मेल से रिलेटेड नहीं है? ऐसे तो तीनों रिलेटेड है, स्पर्मेथिका सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। 197 बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट निकालना है। कैसा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू इन द कॉकरोच। हार्ट कैसा होता है? हार्ट 13 नहीं होता, हार्ट बेटा एक चैम्बर 13 चैम्बर्ड होता है, नंबर 1 होता है। हेपेटिक सीका के नंबर 6 से 8 होते हैं। स्पाइरिकल के नंबर 10 पेयर मतलब 20 होंगे, और माइलपीगियन ट्यूब्यूल के नंबर 100 से 150 है। इस तरह से मुझे तो पहला ही पेयर आसानी से नजर आ गया कि यही ऑप्शन सही है, असेंडिंग ऑर्डर है। जबकि यहाँ पर हेपेटिक सीका के बाद हार्ट लिखा हुआ है गलत, हार्ट के बाद जस्ट माइलपीगियन ट्यूब्यूल और उसके बाद स्पाइरिकल लिखा है गलत, हार्ट के बाद हेपेटिक सीका सही है यहाँ तक, माइलपीगियन ट्यूब्यूल से ज्यादा स्पाइरिकल लिखा हुआ है गलत। आंसर आपके पास फर्स्ट ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला ट्रांसफर सेक्शन किसका है? तो अगर आप देख लो तो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और दो एपिडर्मिस आर सीन इन लीफ। तो ये जितने भी स्टेम वाले ऑप्शन है गलत हो गए। अब देखो ये आपके पास एडेक्सियल सरफेस हो जाएगी अपर वाली, और लोअर वाली सरफेस क्या हो गई? एबैक्सियल। लेकिन यहां पर स्पॉन्जी और पैलिसेड में बटा हुआ आपको पास पेरेन्काइमा या मीजोफिल देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये लीफ तो है, लेकिन कौन सी लीफ हो गई? मीजोफिल, सॉरी आपके पास मोनोकॉट लीफ, जो कि स्पॉन्जी और पैलिसेड पेरेन्काइमा में नहीं बटा होता है। तो ये डाइकॉट लीफ तो नहीं है, ये मोनोकॉट लीफ है। आंसर आपके पास थर्ड बन गया। आगे आइए, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट। अगर आप प्लांट के सारे टिश्यू की स्टडी करिए, एपिडर्मिस को निकाल दीजिए, वेस्कुलर बंडल को निकाल दीजिए, बचे हुए सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। किसमें आएंगे? क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू। इसका मतलब ग्राउंड टिश्यू में आ कौन कौन जाएगा? तो ग्राउंड टिश्यू में याद रखिएगा आपके पास कॉर्टेक्स आ जाएगा। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस आ जाएगा, आपके पास जनरल कॉर्टेक्स आ जाएगा, आपके पास एंडोडर्मिस आ जाएगा, इसके साथ साथ इसमें पेरिसाइकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेरिसाइकल। इसके अलावा मेडुलरी रेज आ जाएंगी, इसके साथ आपके पास पिथ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ये सब आपके पास हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू का पार्ट। तो ये आपके पास रेडियल नहीं, सब्सिडियरी सेल नहीं, ग्राउंड टिश्यू की बात है। आगे आइए, वी नो दैट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, वी नो दैट जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें पता है जाइलम और फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये बात भी बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ना, एक से ज्यादा तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं, हेट्रोजेनस नेचर के होते हैं। सम कंपोनेंट ऑफ आर लिविंग एंड सम कंपोनेंट आर नॉन लिविंग। कह रहे हैं इसमें कुछ कंपोनेंट जो होते हैं लिविंग भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं। व्हाट इज द टोटल लिविंग कंपोनेंट फॉर जाइलम एंड फ्लोएम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं बेटा। आपके पास एक हो गया जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी दूसरा जाइलम फाइबर, जाइलम ब्रैकीट्स और जाइलम वेसल। अब देखिएगा, इसमें याद रखिएगा ये तीनों लिग्निफाइड होते हैं, और चूंकि लिग्निफाइड है इसका मतलब डेड है। और ये वाला आपके पास नॉन लिग्निफाइड होता है, और जो नॉन लिग्निफाइड है वही लिविंग है। इसका मतलब ये है कि जाइलम में तो सिर्फ एक निकल कर आया है जो लिविंग है। ठीक, अब मैं अगर बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम देख लो, फ्लोएम के भी आपके पास 4 एलिमेंट पाए जाते हैं। एक हो गया फ्लोएम, फिर फ्लोएम फाइबर,
फिर आपके पास हो गया आपके पास कंपेनियन सेल, कौन सी सेल, कंपेनियन सेल, और आपके पास फ्लोएम वेसल, मतलब या फिर हम कहते हैं सीव ट्यूब, क्या कहते हैं, सीव ट्यूब। तो ये भी आपके पास लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है ना, और आपके पास फ्लोएम फाइबर तो नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। इसका मतलब आपके पास यहां से लिविंग कितने आ गए, 3, और पहले वाले से लिविंग आया 1, तो 3 + 1 आंसर क्या बना है, 4। बढ़िया क्वेश्चन था, आपको नॉलेज थोड़ी सी पूरे टिश्यू के बारे में होनी चाहिए थी। तो आंसर तो आपके पास आ गया 4। तो ये था आपके पास FST 20, और जो कि आपने दे रखे हैं। अभी तक आप, नीट बहुत दूर है लेकिन फिर भी आपने फुल सिलेबस अभी तक 20 दे रखे हो। आगे बहुत सारे फुल सिलेबस बाकी हैं, आप अपनी तैयारी को करते रहिए, अपने आप को मेहनत करते रहिए, अपने आप को मेहनत में जुझाते रहिए, और एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।